Hello and welcome back guys in my yet another video. So in this video we are going to discuss about the accounts and audits, chapter number 4 of our company's law. हमारे प्रीवियस 5 क्लासेस के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले हमने इनकॉर्पोरेशन कवर किया है, देन उसके बाद में हमने डिपॉजिट्स देन डिविडेंड लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो फटाफट से जाके देख के आ जाओ, देन फिर इसके ऊपर आगे बढ़ो, ठीक है। और काफ़ी अच्छे हमें रिव्यूज़ मिल रहे हैं और क्लासेस काफ़ी अच्छी स्मूथली जा रही है। पूरा बैच आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है यूट्यूब के ऊपर, तो बिल्कुल भी मिस मत करो। इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं इन वीडियोज़ को प्राइवेट कर लूँ, तो फटाफट से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और फटाफट से वीडियोज़ देख के अपने कोर्स को रैप अप करो, ठीक है। और एक अनदर अनाउंसमेंट ये है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उस पर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी लिंक होता है, या कोई भी इम्पोर्टेंट लगता है मुझे कुछ शेयर करना है, तो मैं उस ग्रुप पे ही शेयर करता हूँ। देन उसके अलावा अपना इंस्टाग्राम आईडी है CMA तक करके, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, उसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट आ रहा है ना, तो फिर आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। और बाकी अपना कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ए मिनट अपन स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, ठीक है। तो अकाउंट्स एंड ऑडिट को आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अकाउंट्स एंड ऑडिट में वैसे ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 और 10 है, ठीक है। इसमें अपन पढ़ेंगे सेक्शन 128 से लेकर 138, तो अकाउंट्स वाले, और ऑडिट के लिए पढ़ेंगे 139 से 148। तो ये दोनों चैप्टर्स एक के अंदर ही कंबाइन करके दिए हुए हैं, ठीक है। चैप्टर 9 जो है हमारा अकाउंट्स के लिए है, और चैप्टर 10 जो है हमारा ऑडिट के लिए। एज पर कंपनीज एक्ट जो चैप्टर्स बांटे गए हैं उसके हिसाब से है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 128 से लेकर 138 वाली लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को से थोड़ा सा अपने पूछना चाहता हूँ, या बताना चाहता हूँ कि अकाउंट्स होते क्या है। व्हाट इज अकाउंट्स? अकाउंट्स मतलब कंपनी का जो जितना भी लेखा जोखा होता है, एक कंपनी के स्टार्ट होने से लेकर कंपनी के एंड होने तक, जितने भी अपने अकाउंट्स बनते हैं, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, जितने भी अपने बुक्स बनती है, वो सारे अकाउंट्स के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अकाउंट्स इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक कंपनी का जो बैकबोन होती है वो अकाउंट्स ही होती है ना। विदाउट अकाउंट्स के हम कुछ ही नहीं कर पाते। अगर आप सिंगल कुछ भी करना चाहो तो विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है। तो इसलिए हमें एक बार इसको डीप से एनालिसिस करना है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में भी पड़ता है काफी हद तक, ठीक है। तो सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेफ प्रिजर्वेशन of records and accounting policy. According to section 2 subsection 13 of the Companies Act, books of accounts include records maintained in respect of all sums of money received and expended by a company and matters in relation to which receipt and expenditure take place। यानी जितना भी खर्चा कंपनी ने किया है, या कितना जितना भी पैसा मिला है, वो सबका रिकॉर्ड रखना। ऑल सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी, सारी सेल परचेज का रिकॉर्ड रखना। द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, ये सब ये सारी डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जाती है, ठीक है। द आइटम्स ऑफ कॉस्ट उसमें भी प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 148। 148 किसका है? कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन है, ठीक है। तो जो कॉस्ट का होगा वो 148 के अंदर हम देखेंगे कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाता है? सेक्शन 128 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शंस आपको बिल्कुल घोट के पी जाने हैं, ठीक है। Maintenance of books of accounts, section 128 or 128 of the Companies Act provides for books of account etc to be kept by the company. This provision came into force 1 अप्रैल 2014, जो कंपनी लोग जो अपनी कंपनी एक्ट जब से एक्टिव हुआ था। एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलेवेंट बुक्स। जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट हो गए हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही हमें रखने होते हैं, ठीक है। And financial statement for every financial year which give a true and fair view of the state of affairs of the company including that of its branch office or offices if any।
अगर कंपनी की ब्रांचेस है तो उनके लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग से बनेंगे। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ एक एंटिटी के लिए बनते हैं तो उसे हम स्टैंड अलोन बोलते हैं, और अगर मिक्स ऑफ बहुत सारी एंटिटीज का एक अकाउंट्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, और वो है हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए। ठीक है, ये लैंग्वेज हमें यूज करनी है हमारे एग्जाम के अंदर भी, कि ट्रू एंड फेयर व्यू होने चाहिए, और ना जो ब्रांचेस के लिए ऑफिसेज के लिए अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे। फाइनेंशियल ईयर का मीन्स वही होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को जो एंड होता है पीरियड। ठीक है, and where it's been be incorporated on or after first day of January of year, the period of ending 31st March of the following year, provided that central government may allow different financial year for subsidiary joint venture or associate company registered out of India। अब इस पेरा का क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 जनवरी 2026 को, तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक। मतलब इस कंडीशन में इसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 15 मंथ का होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, 15 मंथ का होगा फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इनका फाइनेंशियल ईयर कम ज्यादा कर सकती है जो कंपनियां ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई है आउट ऑफ इंडिया से के बाद, है ना। The company shall be in position to explain the transaction affected both at the registered office and its branches। सारे ट्रांजेक्शन हमें उसमें दिखाने होंगे। Such books of account shall be kept on accrual basis of and accounting to be double entry system of accounting। ठीक है, प्लेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, अब कहाँ पर हमें यानी मेंटेन कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट पेपर्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। द कंपनी में also keep all or any of the books of account at any other place in India as the board of director may decide। In such case the company shall file with the ROC a notice in writing giving the full address of the place within 7 days of the board decision। मतलब क्या होगा, अगर कंपनी को कहीं और भी कैप्ट करने हैं, कहीं और भी बुक्स ऑफ अकाउंट रखने हैं, तो वो ROC को बताएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 7 डेज। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, रूल 3 ऑफ द कंपनीज accounts and rules 2014 provides that the company may keep its books of accounts or any other relevant paper in electronic mode। The books of accounts and other relevant papers maintained in electronic mode shall remain accessible in India। मतलब क्या है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख रहे हैं वो इंडिया के अंदर एक्सेसिबल होने चाहिए, है ना। To be retained completely in the format in which they were originally generated। जैसे मान लो कि उनका फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। Sent or received or in a format which shall present accurately the information generated, sent or received, and the information contained in the electronic record shall remain completed and unaltered। मतलब क्या है कि जैसा एज इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए वैसे होने चाहिए। उसे हम सेंड भी कर सकते हैं किसी को अगर हमें भेजना हो तो, यानी किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए, अनऑल्टर्ड होने चाहिए, मतलब किसी प्रकार का ऑल्ट्रेशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच शेल नॉट बी ऑल्टर्ड एंड शेल बी केप्ट इन ए मैनर वेयर इट शेल डेप्रिशिएट what was originally received from the branches के लिए भी सेम रूल लगेगा। the information in the electronic record of the document shall be capable of being displayed in a legible form। सेल्फ एक्सप्लेन फॉर्म वर्ड से सारे के सारे बस वही कि लेजिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, फॉर्मेट अनऑल्टर्ड होना चाहिए। देयर शेल बी प्रॉपर सिस्टम ऑफ स्टोरेज रिट्राइवल डिस्प्ले और प्रिंट आउट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड as the audit committee if any or the board may deem appropriate, and such record shall not be disposed of for rendered unusable unless permitted by law।
क्या मतलब है? जैसे मान लो कि जिस भी प्लेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक मोड पे रख रहे हैं, जैसे मान लो कि हम अपनी ब्रांच ऑफिस के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मोड पे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट रख रहे हैं, तो वहां पर क्या होना चाहिए, हमारे पास में सारे की सारे ऑप्शंस होने चाहिए। हम उसे किसी भी टाइम देख सकते हैं, है ना, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसे किसी सेंड सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट अनयूजेबल है ना, और वो यूज में नहीं आ रहे, तो हम उसे डिस्पोज नहीं कर सकते जब तक कि हमें लॉ पे नहीं बताएगा कि इसको इस टाइम के बाद में डिस्पोज करना है। यानी खुद की इच्छा से हम कभी भी अकाउंट्स को डिस्पोज नहीं कर सकते, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उसके बाद ही हमें उसे डिस्पोज करना होता है, जो कि मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ क्या टाइम पीरियड है। The backup of the books of account and the other books and papers of the company maintained in electronic mode, including at a place outside India, if any, shall be kept in server physically located in India on a periodic basis. मतलब क्या है कि हमें periodically backup लेना पड़ेगा books of accounts का time to time, है ना, जिससे क्या हो कि लॉस होने की जो चांसेस है वो कम हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड पे क्या होता है, कभी कभार वायरस अटैक्स हो जाते हैं या फिर डेटा गलती से डिलीट हो जाता है, तो उसका प्रॉपर बैकअप हमारे पास में होना चाहिए, और जिसकी जो लोकेशन है, सर्वर्स की लोकेशन है, वो इंडिया में ही होनी चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यू आ सकता है आपका इसके लिए। ठीक है, the company shall intimate to registrar on annual basis at the time of filing financial statement the name of service provider, the internet protocol address IP address, the location of the service provider wherever applicable, where the books of accounts and other books and papers are maintained on cloud, such address as provided by the service provider। ठीक है, ये सारी डिटेल आरओसी को देनी पड़ेगी जिससे हम सर्विस ले रहे हैं, जिसकी क्लाउड पे हमने डेटा को स्टोर कर रखा है ना, तो ये सारी चीजें हमें देनी पड़ेगी। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट इन रिलेशन टू ए ब्रांच ऑफ द कंपनी। अब जैसे हमने ऊपर वाली सेक्शन में हमने देखा कि जो कंपनी मेन कंपनी है उसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट से हमें कैसे कैप्ट करने चाहिए, वैसे ही क्या है कि हमें ब्रांच के लिए भी कैसे कैप्ट करने हैं उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, वेयर where company has a branch office in India or outside India, proper books of account relating to the transactions affected at the branch office may be kept at the branch office, provided proper summarized returns periodically must be sent by the branch office to the company at its registered office or any other place decided by the board of director। ठीक है, पीरियोडिक रिपोर्ट्स जाएगी जो ब्रांच में खर्चे हुए हैं। जैसे मान लो कि एक कंपनी है हमारी, है ना, एक कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है, इसकी 3 ब्रांचेस हैं, बी सी और डी। ठीक है, तो ये अपनी पीरियोडिक रिपोर्ट्स अपनी मेन ब्रांच को देगा, मतलब मेन ऑफिस को, हेड ऑफिस को देगा पीरियोडिकल बेसिस पे। ठीक है, पर्सन हु कैन इंस्पेक्ट। अब आप खुद सोचो कि कौन इंस्पेक्ट कर सकता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। अब कोई भी नॉर्मल जनरल पब्लिक तो कर नहीं सकती है, तो कौन इंस्पेक्ट कर सकता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स? अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे तो अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कोर चीज होती है, कोर आइटम्स होते हैं हमारे किसी भी बिजनेस के। ठीक है, तो उसको इंस्पेक्ट करना मतलब बिजनेस की सारी स्ट्रेटेजीज को देख लेना। जैसे मान लो कि अगर आपके शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं और अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट किसी को भी दिखा दिए तो हमारी इंफॉर्मेशन ही लीक हो जाएगी। तो किसी को भी इंस्पेक्ट नहीं कराना होता है। जैसे मान लो कि कोई स्पेशल ऑथराइज पर्सन है, या फिर हमारी ऑडिट हो रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट देखना चाहती है, या हमें शेयर होल्डर्स के सामने देने हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही जाती है, सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं की जाती है। चलो देखते हैं आप इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। The books of accounts and the other books and papers maintained by the company within India shall be open for inspection at its registered office of the company or at such other place in India by any director during business hours। हमेशा जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे जाएंगे बिजनेस आवर्स के अंदर देखे जाएंगे, बियॉन्ड द बिजनेस आवर्स कोई भी काम नहीं होने वाला है। In the case of financial information, if any, maintained outside the country, copies of such financial information shall be maintained and produced for inspection by any director subject to such condition as prescribed under Rule 4 of the Companies Accounts Rule 2014, which provides that
इनकी कॉपीज हमें ऐसे रखनी है। The summarized return of the books of accounts of the company kept and maintained outside India shall be sent to registered office at quarterly intervals। जैसे मान लो कि जो कॉपीज होगी जो आउटसाइड इंडिया जितने भी ऑफिसेज हैं उनकी क्वार्टरली इंटरवल्स के अंदर, मतलब हर क्वार्टर क्या जाएगी, उनकी कॉपीज अपने मेन इंडिया वाली ब्रांच के ऊपर जाएगी। ठीक है। When any other financial information maintained outside the country is required by the director shall furnish a request to the company setting out at the full address of the financial information sought to be period which such information is sought। मतलब जिस भी पीरियड की इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी हमें उसकी देनी पड़ेगी। ठीक है। The company shall produce such financial information to director within 15 days of the date of receipt of return request। कंपनी को डायरेक्टर को 15 डेज पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेने के लिए। The financial information required under sub rules 2 and 3 above shall be sought by the director himself and not by through his power of attorney holder or agent or respective। वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्टर को तो वो किसी एजेंट या फिर अपनी पावर किसी को डेलीगेट करके नहीं ले सकता, स्वयं यानी खुद को ही लेनी पड़ेगी, सेल्फ को ही लेनी पड़ेगी। द इंस्पेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सब्सिडरी ऑफ द कंपनी शैल बी डन ओनली बाय द पर्सन ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। इंस्पेक्शन जो होगा उसके लिए पहले एक बीआर पास होगा, है ना, और बीआर में जिसका नाम होगा वही इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है। The officers and other employees of the company shall give to the person making such inspection all assistance। मतलब वो ये कि सारे एम्प्लॉयज वगैरह और जो भी स्टाफ है, जितने भी लोग वहां पर मौजूद है, उनको जो भी इंस्पेक्ट करने वाला है उनको पूरा असिस्टेंस देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम उसे बिल्कुल ही नकार रहे, तो ये एक गलत इम्पैक्ट चला जाएगा और इसके लिए पेनल्टीज भी लग सकती है। ठीक है। पीरियड ऑफ मेंटेनेंस। अब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कब तक मेंटेन करके रखना है। ठीक है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, 8 साल तक मेंटेन करके रखना है ना। आप एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। The books of accounts of every company together with the voucher relevant to any entry in such books of accounts shall be kept in good order by the company for minimum period of 8 years immediately preceding the financial year। ठीक है। where the company had been in existence for period of less than 8 year। अगर कंपनी का एग्जिस्टेंस ही 8 साल से कम हो रहा है, it shall be maintain the books of accounts in respect of all such preceding years in good order। जितने भी पिछले साल गुजरे हैं उनको good order में रखना जरूरी है। where an investigation has been ordered in respect of the company, the central government may direct that the books of account may be kept for such longer period as may be deemed fit। अगर मान लो कि इंस्पेक्शन कैरी ऑन हो रहा है, मतलब चल रहा है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर दे सकती है कि आपका इस स्पेसिफिक पीरियड तक और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है। तो ये है पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड पेनल्टी। ठीक है। द फॉलोइंग पर्संस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और CFO ऑफ द कंपनी, एनी अदर पर्सन ऑफ ए कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड। ये जो लोग हैं वो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, है ना। और अगर किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट पाया जाता है तो पेनल्टी भी इन्हीं के ऊपर ही इम्पोज की जाएगी। इफ एनी ऑफ द पर्सन मेंशन्ड अबव contravenes provision of this section, they shall be punishable with the fine shall not be less than 50,000 but which may be extended to 5 lakh rupees। याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, याद करके चल रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 के अंदर कंपनी एक्ट के बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं। बैलेंस शीट ऑफ द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इन केस ऑफ ए कंपनी कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट, NPO है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अगर एनपीओ है तो उनके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अगर नॉर्मल है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एनी एक्सप्लेनेटरी नोट्स एनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर्ड अबोव। तो ये 5 तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं आपको, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेट कंपनी शैल नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो भी वन पर्सन कंपनी होगी, स्मॉल कंपनी होगी, डोरमेट कंपनी होगी, ठीक है, उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट अनिवार्य नहीं है, उनके लिए 4 ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, ठीक है। वन पर्सन कंपनी हमारे शायद डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर, स्मॉल कंपनी शायद है 2 सबसेक्शन 85 के अंदर, और डोरमेट है 445 के अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करके बनाए हुए होने चाहिए। अब जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, मैंडेटरी है, वहां पर अकाउंटिंग स्टेटमेंट, वेयर एवर इंडेस इज एप्लीकेबल और मैंडेटरी, तो वहां पर इंडेस के हिसाब से बनाए हुए होने चाहिए। शेल बी इन द फॉर्म्स as may be provided different class और classes as per schedule 3। schedule 3 के अंदर हमारे टोटल 7 schedules है कंपनी लॉ के अंदर, और शेड्यूल 3 के अंदर परफॉर्मेंस बताए गए हैं बैलेंस शीट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, है ना, तो उनके हिसाब से ही बनाए हुए होने चाहिए। शेड्यूल 3 के अंदर मैं आपको फॉर नॉलेज एक चीज और बताना चाहता हूँ। शेड्यूल 3 के अंदर क्या होता है कि 3 डिवीजन है, डिवीजन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। डिवीजन फर्स्ट के अंदर क्या होता है, जो भी हम एएस से कंप्लाई करते हैं वो स्टेटमेंट बनते हैं। डिवीजन सेकेंड के अंदर इंडेस से कंप्लाई करने वाले बनते हैं, बैलेंस शीट बनती है। और डिवीजन थर्ड होता है एनबीएफसी के लिए, है ना। तो फॉर नॉलेज ये ऐसे आप आगे जाके समझोगे, सीएफआर करके सब्जेक्ट है अपना, उसमें ज्यादा इन डेप्थ बताया गया है। जो भी आइटम्स हम बताएंगे वो एएस को कंप्लाई करते हुए होने चाहिए। The above provision relating to form and content of financial statement shall not apply to following companies। ये इन कंपनीज के ऊपर अप्लाइकेबल नहीं होंगे जितने भी अपन ने पॉइंट्स देखे हैं ऊपर, कि ये जितने भी प्रोविजन है ट्रू एंड फेयर व्यू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, कंपनी एंगेज इन जनरेशन ऑफ पावर एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर क्लास ऑफ कंपनीज। The above provision shall not be applicable to insurance company, banking company, electricity company और ऐसी कोई कंपनी जो कि किसी अदर क्लास के अंदर फॉल करती है। If the following disclosure are not made, the financial statement shall not be treated as disclosing a true and fair view of the state of affairs of the company, ठीक है। In case of insurance company, matters which shall not be required to be disclosed, मतलब ये इनके बारे में बताएगा कि इंश्योरेंस कंपनी किस प्रकार से बनाएगी, बैंकिंग कंपनी किस प्रकार से बनाएगी, इनके स्पेसिफिक एक्ट से, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी कंपनी के एक स्पेसिफिक एक्ट बताए गए हैं, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, वो कंपनी लॉ के प्रोविजंस को ओवरराइड करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर इन्होंने ओवरराइड कर दिया है, तो बैंकिंग कंपनी उसमें कंपनी लॉ लगती है, एज वेल एज बैंकिंग कंपनी के लॉ भी लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों में, कुछ मायनों में ये कंपनी लॉ को ओवरराइड करेगा। जैसे बैंकिंग कंपनी ने यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कंपनी लॉ को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उनको एनुअल जनरल मीटिंग में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेइंग करना अनिवार्य है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, वो स्टेटमेंट जो कि एक ब्रांचेस को मिला के हेड ऑफिस के जो
हेड ऑफिस और ब्रांचेस को मिला के, या फिर होल्डिंग और सब्सिडरी और उसकी एसोसिएट और जितनी भी होल्डिंग्स है उन सबको मिला के जो एक स्टेटमेंट बनेगा उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। और अगर सबके अलग अलग बनते हैं उसको स्टैंड अलोन बोलते हैं। ठीक है। Where a company has one or more subsidiary, it shall, in addition or its own financial statement, prepare a consolidated financial statement of the company and for all the subsidiaries in the same form and manner as that is on. ठीक है। The consolidated financial statement shall also be laid before the annual general meeting. कोई सेम उनको जनरल मीटिंग में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। The company shall also attach along with its financial statement a separate statement containing the salient feature of the financial statement or subsidiary in form AOC1। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उनके जो फीचर्स है वो AOC1 फॉर्म के अंदर जाएंगे और ये भी जनरल मीटिंग के अंदर हमारे शो किए जाएंगे। ठीक है। For the purpose of consolidated financial statement, subsidiary shall include associate company। associate company को भी इसमें include करेंगे। According to Rule 6 of the Companies Rules 2014, the consolidation of financial statement of company shall be made in accordance with the provisions of Schedule 3 of this Act and the applicable accounting standard. However, the company which is not required to prepare consolidated financial statement under accounting standard, it shall be sufficient if the company complies with the provision of consolidated financial statement provided in Schedule 3 of this Act। क्या मतलब है इस बात का? जो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे और जहां पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की नीड नहीं है वहां पर जैसे भी नॉर्मल तरीके से बनते हैं वैसे बन जाएंगे। ठीक है। जब भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे तब ये कुछ रूल्स हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। It is a wholly owned subsidiary or it's partially owned subsidiary of another company and it's all its member including those who are not otherwise entitled to vote having intimated in writing and with the proof of delivery intimation available। मतलब ये है कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो सब के हिसाब से बनाए जाएंगे, सारी होली ओन सब्सिडरीज को लेकर और इन सबको भी अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि मेंबर्स हैं कंपनी के एंड अदरवाइज। ये रीड ओनली मैटर है जो कि आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कुछ डेविएशन मिल जाता है, जैसे मान लो कि कंपनी चाहती है कि हमारी रिपोर्टिंग ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ अलग बताया गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा वो अब हम देखते हैं। If the financial statement of a company do not comply with the accounting standard, the company shall disclose in its financial statement of the following name: the deviation from the accounting standard, the reasons of for such deviation, the financial effects if any arising out of such deviation। मतलब क्या है, जैसे मान लो कि डेविएशन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको अलग से डिफाइन करो, है ना, और उसके बारे में रीजंस दो कि भाई क्यों आ रहा है और उसके इफेक्ट्स क्या क्या है ना, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पशंस, कौन कौन सी कंपनीज को कौन कौन सी क्लासेस को एग्जाम्पशन दी गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में और इट्स ओन और एप्लीकेशन बाय क्लासेस और क्लासेस ऑफ कंपनी बाय नोटिफिकेशन एग्जाम्ड एनी क्लास और क्लासेस ऑफ ए कंपनी फ्रॉम कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन और द रूल्स मेड देयर under if it is considered necessary to grant such exemption into public interest। सेंट्रल गवर्नमेंट क्लास और क्लासेस को कंपनीज एंड किसी को भी किसी नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर सकती है। Any such exemption may be granted either unconditionally or subject to some conditions। जो भी अनकंडीशनली है फिर किसी कंडीशन के थ्रू हो सकती है। कॉन्ट्रावेंशन, अब अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करता है तो फिर उन्हें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल की, फाइन लग सकता है 50,000 रुपए का। ठीक है ना। पर्सन इंचार्ज के लिए बताया गया ये। ठीक है। और ये 5 लाख तक जा सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप पेनल्टीज को याद कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप यू कैन स्किप दिस। ठीक है। तो ये हमने सेक्शन 128 और 129 हमने देख लिया अच्छे से। नेक्स्ट अब क्लास में हम देखेंगे सेक्शन 133 और इसको 138 तक रैप अप करके फिर हम ऑडिट वाले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको
किसी भी प्रकार का डाउट आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, ड्रॉप योर कमेंट। और किसी प्रकार का सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस के लिए मैंने आपको इंस्टाग्राम दिया है, वहां पे आप पर्सनल चैट पे मुझसे बात भी कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप जो जरूर से ज्वाइन कर लेना, है ना। और उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सारी वीडियोस की सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी, है ना। और ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करके रखना है अपन को। और अगर कोई भी फीडबैक है आपका, या फिर आप चाहते हो कि आपको क्लासेस किसी और वे में चाहिए, या फिर थोड़ी और फास्ट चाहिए, या फिर और ज्यादा इन डेप्थ चाहिए, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, फिर हम आगे वैसा वैसा प्लान करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।